नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। देश दुनिया की हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर है एक बार फिर से आपके सामने। और आज है रविवार का दिन, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि देखिए थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए, यानी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और खबरों का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़िए, क्योंकि हम आपको हर एक खबर, आपके राज्य की, आपके शहर की खबर आपको बताएंगे। तो अगले 2 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत की खबर मिल रही है। दरअसल बारिश और नाले का पानी अचानक से बेसमेंट में भर गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी, जहाँ छात्र मौजूद थे। दिल्ली सरकार ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी का आरोप है सरकारी सिस्टम ने हत्या की है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश और नाले का पानी अचानक से बेसमेंट में भर गया और छात्र उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद थे और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में ही लाइब्रेरी बनी हुई थी, जहां छात्र मौजूद थे। अचानक से जब बारिश और नाले का पानी बेसमेंट में भरा तो 3 छात्र निकल नहीं पाए। 3 छात्र के मरने की खबर मिल रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकारी सिस्टम ने हत्या की है, यानी 3 छात्रों की जिनकी मौत हुई है, उनकी हत्या का आरोप बीजेपी जो है वो सरकार के ऊपर लगा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो है वो दिए हैं। राजधानी दिल्ली में ये घटना शर्मनाक है। सपनों की सांसों का यूं घुट जाना, ये दर्दनाक है। सिस्टम का इस तरह से फेल हो जाना, ये अफसोसनाक है। जरा देखिए, जो आईएएस बनकर आसमान पर छा जाना चाहते थे, आज उन्हें थैले में भरकर जाना पड़ रहा है। भला क्यों? भला कौन है वो कातिल जिसने अरमानों का पंख काट दिया, हंसती हुई मेधा को मौत के घाट उतार दिया? ये तस्वीरें दिल्ली के राजेंद्र नगर की हैं, जहां भरोसे की मौत हुई है। ये भरोसा है उन परिवारों का जो अपने जिगर के टुकड़ों को पढ़ाई के जरिए तकदीर बदलने के लिए दिल्ली भेजते हैं। ये भरोसा है उन छात्रों का जो अथक मेहनत के जरिए अपने सपनों में रंग भरना चाहते हैं, लेकिन देखिए कैसे सिस्टम की सड़ांध में वो डूब गया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। बता दें कि जब ये घटना हुई तब इस कोचिंग सेंटर में करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। अचानक बारिश के बाद पानी आया तो सब घबरा गए। शुरुआत में धीरे धीरे पानी आया, लेकिन इसके बाद फौरन सीढ़ियों से पानी का तेज बहाव आने लगा और देखते ही देखते पूरा बेसमेंट फुल हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेसमेंट में सिर्फ 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर चुका था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ऊपर चढ़ पाना भी बेहद मुश्किल था। किसी तरह कुछ छात्र बाहर निकल गए, लेकिन कई अंदर फंसे रह गए। 5:30 बजे करीब पानी बरसात हुई और बरसात इतनी हुई कि काफी ज्यादा पानी भरने को मिला। वाटर लॉगिंग की समस्या अक्सर दिल्ली में देखी जाती है। जब 6:30 आसपास हुई तो 7 बजे पुलिस को कॉल आती है और बोला जाता है कि यहाँ पर पानी भर चुका है और वाटर लॉगिंग हो गई है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए, यही वो कोचिंग है जहाँ बेसमेंट के अंदर पानी भरा, और तस्वीर के माध्यम से समझाना भी चाहूंगा। देखिए यहाँ पर अभी भी आपको दिख रहा होगा। रूह कंपा देने वाली इस घटना में पुलिस ने अब तक 3 शव को बरामद किया है, जिसमें से 2 शव लड़कियों के हैं जबकि 1 लड़के का। इस दर्दनाक हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। छात्र सड़क पर उतर आए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
वहीं सिस्टम अपनी सड़ांध को साफ करने में जुटा है। फिलहाल बेसमेंट में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब और कोई लाल या ललनाएं बेवक्त काल का शिकार न हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रेरित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, इस पूरी खबर पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? कार्रवाई कहां तक, जांच कहां तक पहुंची है? अब बिल्कुल देखिए कि रात में तकरीबन जो है यहाँ पे 3 बजे तक ये पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो कोचिंग सेंटर है, राउज आईएएस स्टडी सर्कल, और यहीं पे बच्चे जो है जो प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो यहाँ पर तैयारी करते थे। और इसके बेसमेंट में जो है वो ये पूरी घटना घटी है, जहाँ पे तकरीबन 12 फीट पूरे उस बेसमेंट का ऊंचाई है, और उसमें अचानक से यहाँ पे तकरीबन 7 से 10 मिनट में पूरा पानी भर चुका था, जिसके बाद से ये पूरे हादसा हुआ है, ये घटना घटी है। और उसके बाद 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है एनडीआरएफ की टीम को, फायर ब्रिगेड की टीम को, दिल्ली पुलिस की टीम को यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने में, और उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद से मैं आपको यहाँ के पूरे घटनास्थल की जानकारी दूं कि इस घटना के बाद देखिए दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि छात्रों का हुजूम है। ये वो छात्र हैं जो पूरी रात यहाँ पे प्रदर्शन करने बैठे हुए थे। पूरी रात इन्होंने प्रदर्शन किया है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि उन जो बच्चों की मौत हुई है वो दरअसल मौत नहीं बल्कि वो हत्या है, जिसे सिस्टम की लापरवाही की वजह से उन्होंने हत्या को करार दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें सरासर जो गलती है वो एमसीडी की है, वो जो है दिल्ली सरकार की है। लेकिन देखिए जिस तरह से ये घटना घटी, इस घटना को लेकर के कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी घटना घटी है, जो घटना स्थल है, इसके अंदर जो बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बना था, उस लाइब्रेरी बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन इनके पास क्या परमिशन थी? इन्होंने जिस तरीके से जब रेस्क्यू के दौरान लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब घटना हुई थी तो अंदर में काफी ज्यादा फर्नीचर थे, अंदर लाइब्रेरी के तरीके से स्टडी टेबल जो लगे हुए थे, उसकी वजह से लोगों को निकालने में काफी ज्यादा समस्या हुई है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी, कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या जो इस इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है, जो पूरी मैनेजमेंट है, बिल्डिंग के जो मालिक हैं, क्या उन्होंने परमिशन लिए थे इस तरीके से नीचे स्टडी सेंटर बनाने के? साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है जो पूरी घटना घटी है, जिस दौरान ये घटना, क्या उनके पास रेस्क्यू के लिए पूरी चीज थी? तो देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे लगातार जो है वो एनडीआरएफ की टीम अभी भी यहाँ मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू जो है वो तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। लेकिन उसके बाद से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि छात्रों में जो है एक काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनके अंदर ये गुस्सा है क्योंकि उनके बीच के ही वो लोग थे। ये पूरा जो इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर, ये पूरा जो इलाका है, इस इलाके में तमाम जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं होते हैं वो यहाँ प्रतियोगिता की तैयारी करने आते हैं, वो यहाँ आईएएस और आईपीएस के सपने संजो करके आते हैं, और उसको लेकर के वो यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन उनके बीच जब इस तरह के हादसे हुए तो जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि वहाँ छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पूरी रात वहाँ बैठे रहे। ऐसे कई छात्र जो सपने लेकर वहां पर पहुंचे थे। अभी तो 3 छात्रों की मौत की खबर मिल रही है। अब हालांकि जांच के आदेश दे दिए, देखने वाली बात होगी कि जांच में आगे किसकी गलती सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, एक तरफ जांच के आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। This is literally, I would say it's a mass tragedy. यहाँ पे 3 या 4 लोगों नहीं, यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों की लाइफ को थ्रेट पहुंचा है, और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ये भी झूठ है। These numbers are literally tampered with. इन लोगों के पास कोई सही वैलिड हमारे पास रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। एक ट्वीट करने से, एक लेटर लिखने से अपने एसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर? यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं, और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों ना तत्परता दिखाकर खड़े हुए? 80% लाइब्रेरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात होगी। मन की बात कार्यक्रम का आज 112वां एपिसोड होगा। देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओलंपिक गेम्स और बजट पर चर्चा भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देशवासियों के साथ साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के लोगों के साथ पीएम मोदी अपने विचार साझा करेंगे। आपको बता दें, ये एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है जिसके 112वें एपिसोड का प्रसारण होना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मन की बात का ये दूसरा एपिसोड आज प्रसारित होगा। खबर हरियाणा से है, जहां हिसार के हांसी में बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक की जान पर बनाई। जहां उन्हीं के ऊपर पिस्टल तान दी गई। किसने पिस्टल तानी और पूरा मामला क्या था, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भीड़ जुटी है, दरी बिछाकर लोग बैठे हुए हैं। मौकाए वारदात पर पुलिस भी मौजूद है। ये तस्वीरें हरियाणा के हांसी की है। देखिए कैसे कुछ सफेद पोश लोग भागते नजर आ रहे हैं। इन भागते लोगों को पकड़ने के लिए लोग शोर मचा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जमीन विवाद का है, जहां समझौते के लिए बीजेपी के विधायक विनोद भयाना पहुंचे तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल तान दी। हम शांतिपूर्वक सारा प्रोग्राम करेंगे जी। ये हथियार है, ये दिखा लो जी। ये हथियार से विधायक साहब पे गोली चलाने की कोशिश करी है जी। ये रोड रिवॉल्वर है जी। ये इन्होंने विधायक साहब पे गोली चलाने की कोशिश करी है जी इन्होंने। विधायक पर हथियार ताने देख वहां तुरंत भीड़ जमा हो गई। जैसे ही बदमाश ने गोली चलाने के लिए पिस्टल लोड किया, तभी भीड़ ने बदमाशों पर पत्थर बरसा दिए, जिसके बाद पिस्टल गिर गई और बदमाश दूसरे हथियारों के साथ जान बचाकर वहां से भाग निकले। विधायक जी ने मौका देखने के लिए वो दीवार बना रखी थी ना, उस दीवार से ऊपर की तरफ देखकर जो यहाँ लोग बैठे थे उनको बोले बोले इधर आओ तुम। तो उनकी पता नहीं क्या मनसा थी, उन्होंने भाज के गाड़ी से राइफल निकाली और कोक करके विधायक जी की तरफ तान दी और चलाने की कोशिश की। इतनी देर में ये पब्लिक ज्यादा थी, हम उसके पीछे पड़ लिए। विधायक जी भी पीछे पड़ लिए काफी दूर तक। विधायक जी उसको पीछे पड़े, वो फिर भाग गया। पिस्टल निकालने से गुस्साई भीड़ ने देखी कैसे इस कार पर अपना गुस्सा उतारा है। लोगों ने इस कार के शीशे को चारों तरफ से तोड़ दिया है। हंगामे और नारेबाजी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। बता दें कि इस मामले में दोनों तरफ से केस दर्ज कराए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद की, दरअसल यहाँ से एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो क्या है? वीडियो में दरअसल एक शख्स कार की बोनट पर सवारी करता हुआ नजर आ रहा है और कार जाकर कहाँ रुकती है? शालीमार गार्डन थाने में रुकी, जिसके बाद बोनट पर एक शख्स बैठा नजर आया। ये शख्स कौन था? पूरा मामला क्या था? देखिए जरा। देखिए इन तस्वीरों को जो यूपी के गाजियाबाद की हैं। हेलमेट पहने युवक को बोनट पर लेकर कार सीधे शालीमार गार्डन थाने के अंदर जाकर रुकती है। इस दौरान बोनट पर सवार युवक घूंसे मारकर कार का शीशा भी तोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि युवक हेलमेट पहनकर बोनट पर क्यों बैठा हुआ है। चलिए अब पूरी घटना समझ लीजिए। दरअसल बोनट पर हेलमेट पहने बैठे दिख रहे युवक के कार सवार पर कुछ रुपए उधार थे, लेकिन कार सवार उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। ये तस्वीरें 25 जुलाई की हैं, जब बोनट पर सवार युवक बाइक से कहीं जा रहा था। सामने से आते वक्त कार सवार को रोककर उसने फिर तकादा किया, लेकिन इस बार भी जब वो पैसे देने को तैयार नहीं हुआ और जाने लगा, इस पर युवक अपनी बाइक छोड़कर हेलमेट पहने ही बोनट पर जा बैठा और पैसे देने के बाद ही जाने देने की जिद पर अड़ गया। लेकिन कार चालक ने कार दौड़ा दी और सीधे शालीमार गार्डन थाने में जा घुसाई। थाने पहुंचकर कार से एक महिला भी उतरती दिखती है। कार पर एडवोकेट का स्टिकर लगा है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रयागराज से आग की खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ एक जूस की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतना विकराल रूप उसने धारण कर लिया कि वहां मौजूद लोगों में दहशत सी मच गई। किस दुकान को नुकसान हुआ, इसकी चपेट में कौन कौन आया, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आग की लपटें तेज होती जा रही हैं और आग को बुझाने की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। देखते ही देखते आग की लपटों ने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और लोग बस देखते रह गए।
अग्नि तांडव की तस्वीरें प्रयागराज के करेली की हैं, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा तिराहे के पास स्थित जूस की दुकान में लगा एसी का कंप्रेसर फट गया। एसी का कंप्रेसर फटने से धमाके के बाद लपटें उठने लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त जूस की दुकान पर भीड़ मौजूद थी। लपटें उठने के बाद लोग दूर भागने लगे। आसपास के लोगों ने आग पर पानी डालना शुरू किया, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा। पल भर में ही आग ने बड़ा रूप ले लिया। इससे आसपास के साथ ही ऊपर बनी दुकानों में मौजूद लोग घबरा गए, बाहर भाग निकले। लोगों ने सूचना दी तो पुलिस संग फायर ब्रिगेड भी आ गई। मौके पर फायर टेंडर मंगाए गए और फिर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक दुकान में रखा काफी सामान जल गया। यूपी में कांवड़ यात्रा जो है वो मुजफ्फरनगर में, दरअसल इसकी सुरक्षा की कमान अब एटीएस के हाथों में सौंपी गई है और कांवड़ रूट पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की 6 टीमें तैनात की गई हैं। और क्या कुछ तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किसी प्रकार की कोई आतंकवादी संगठन यदि कोई ऐसे मंसूबे रखते हैं तो उसको नाकाम करने के लिए ये पूरी तैयारियां हैं। सुना आपने, हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। अमन के दुश्मनों को सिर उठाने से पहले ही उनका फन कुचल देने की पूरी तैयारी है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडो आला अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में एटीएस कमांडो मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से कांवड़ मार्ग की मॉनिटरिंग हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से इनपुट मिलने के बाद मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर अब एटीएस की स्पॉट टीम ने डेरा डाल दिया है। लखनऊ से एटीएस कमांडो बख्तरबंद गाड़ियों से शनिवार दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के साथ एटीएस की स्पॉट टीम ने कांवड़ रूट पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को जांचा परखा। पुलिस का कहना है कि चूंकि इस बार कांवड़ यात्रा थोड़ी सेंसिटिव है, लिहाजा किसी भी हमले की आशंका के चलते कमांडो तैनात किए हैं। हमारी एलआईयूज और हमारी बाकी एटीएस और एसटीएफ की टीम्स भी इस पे कंटिन्यूअसली बैकएंड पे काम कर रही हैं और यहाँ पर मौके पर यदि कोई अटैक होता है, जैसे लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, आईडी अटैक्स हो सकते हैं, तो उनसे तत्काल निपटने के लिए हमारी एंटी सैबोटाज बीडीडीएस और एटीएस की अब स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट यहाँ पर है, जिससे वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि ऐसी धार्मिक यात्राओं में आमतौर पर आतंकी हमले का खतरा बना रहता है, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर एटीएस की टीम तैनात की गई है। कांवड़ यात्रा खत्म होने तक एटीएस की ये स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट यहां तैनात रहेगी। ये कमांडो कांवड़ रूट पर लगातार मार्च भी कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी और हाईटेक हथियारों से लैस एटीएस की 6 हिट टीम शिव चौक के आसपास आधा किलोमीटर के इलाके में तैनात रहेगी। एटीएस की कमांडो एलएमजी और स्नाइपर गन से लैस हैं। सभी टीमें 24 घंटे सुरक्षा के मद्देनजर मूवमेंट में रहेगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का पूरा रूट लगभग 240 किलोमीटर का है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से मुजफ्फरनगर पुलिस को एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स और 6 कंपनी पीएसी और फ्लड यूनिट की मिली हुई है। सभी टीमों को शहर और देहात क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। हमारी जो एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट है, ये बेसिकली यूपी की काउंटर स्ट्राइक टीम है। यदि कोई आतंकवादी हमला पूरे स्टेट में कहीं पर होता है तो यही टीम पहले मोबिलाइज की जाती है। इनको स्पेशली यहाँ मुजफ्फरनगर में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं होते हैं उसमें टेरर अटैक का थ्रेट बना रहता है। एक तरफ सिविल पुलिस से लेकर एटीएस के कमांडो कांवड़ यात्रा की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम में दिन रात जुटे हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ के जबरा फैन कांवड़िये ने बुलडोजर कांवड़ उठाई है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर 101 लीटर जल से महादेव का अभिषेक करेगा। योगी पापा को बुलडोजर पसंद है तो हमें पसंद बुलडोजर ही आ गया। बुलडोजर अपना है।
फिलहाल कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा चाक चौबंद है। स्थानीय खुफिया विभाग भी ड्रोन कैमरे से कांवड़ रूट की निगरानी कर रहा है। कांवड़ रूट में 2000 से ज्यादा जगहों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी पैनी नजर बनाए हुए हैं। योगी सरकार किसी भी स्तर पर सुरक्षा में कोताही बरतने के मूड में नहीं है, लिहाजा भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन लगातार हो रही मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद से इंटेलिजेंस की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड के साथ इंटेलिजेंस की टीम कांवड़ मार्ग पर निगरानी कर रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिल रही है, जहां आज समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक होनी है। खबर मिल रही है लखनऊ में सपा मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक होगी विधायकों को के साथ। दरअसल ये महत्वपूर्ण बैठक अखिलेश यादव करने वाले हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी विधानमंडल की बैठक भी आज प्रस्तावित है। वहीं दूसरी तरफ सपा मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी की ये बड़ी बैठक। इस बैठक में बीजेपी विधानमंडल की बैठक में दरअसल बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और भूपेन्द्र चौधरी शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और चलिए अब आपको अजब गजब प्रेम कहानी बताते हैं। जी हाँ, आप इस प्रेम कहानी को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। भला ऐसा भी होता है? हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार क्या नया है वो आपको दिखाते हैं। देखिए चुरू से आई ये रिपोर्ट। दूल्हा हिंदुस्तानी और दुल्हन पाकिस्तानी, ऑनलाइन शुरू हुई लव स्टोरी से लेकर निकाह तक की कहानी बड़ी फिल्मी है। लेकिन ये पाकिस्तानी बहू जब अपने ससुराल हिंदुस्तान आई तो ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इस अजब प्रेम की गजब कहानी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 25 साल की महविश तलाकशुदा महिला है। इसने प्यार के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। वहीं राजस्थान के चूरू के रहने वाला रहमान भी शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। लेकिन इनकी इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई साल 2020 में, जब सोशल साइट ईमो के जरिए दोनों की मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। दावा है कि इसके बाद 16 मार्च 2022 को महविश और रहमान ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। उस वक्त रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा था। पाकिस्तानी महिला महविश के मुताबिक 2 साल तक चली लव स्टोरी के बाद दोनों ने निकाह तो कर लिया, लेकिन निकाह के बाद भी उनका मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में साल 2023 में रहमान सऊदी अरब में मक्का मदीना पहुंचा, जहां पर उसने अपनी नई और पाकिस्तानी पत्नी महविश को भी बुला लिया। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों करीब 28 दिन तक साथ साथ रहे। फिल्मों पे हमारी मुलाकात हुई थी। 2022 में हमने शादी की है, तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगे? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई। तो आप बता रहे 2022 में शादी हुई, 23 में उम्र वहाँ पे गए आप वहाँ, तो वो पहले फोन पे शादी हुई क्या आपकी? जी अदालत में की थी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। और 23 में फिर वहाँ मक्का में हुई? 23 पे फिर पासपोर्ट पे अगर उनके नाम का बनाया, आईडी कार्ड उनके नाम का बनाया, तभी उम्र पे गई थी। महविश से पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर जब भारत आई थी तब वो भी सुर्खियों में छाई रही थी। सीमा हैदर तब अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई थी, लेकिन महविश अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आई है। पाकिस्तान की रहने वाली महविश वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान अपने ससुराल आई है। 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर जब वो यहाँ पहुंची तो राजस्थान की चूरू पुलिस भी एक्टिव हो गई। ससुराल के लोग महविश को रतन नगर थाना लेकर आए। लड़की ये महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में।
थाने में पुलिस ने पाकिस्तानी दुल्हन से पूछताछ की। उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट से लेकर वीजा और दूसरे दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। लाहौर से आप कैसे आए इंडिया में? लाहौर से, बाघा बॉर्डर से। बाघा बॉर्डर से? बाघा बॉर्डर तक कैसे आए आप लाहौर से? मेरे फैमिली छोड़ के गई थी। बाघा बॉर्डर आपको बीएसएफ वालों ने चेक नहीं किया, रोका नहीं? नहीं, सब कुछ मेरे पास है, सारा कुछ। आपका पासपोर्ट दिखाओ कहाँ? रहमान से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मेरी इमो गई थी। इमो गई। पुलिस की जांच के बाद महविश को लेकर ससुराल वाले पिथीसर गांव पहुंच गए, लेकिन इस परिवार में महविश की एंट्री के बाद कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। रहमान से निकाह करने से पहले महविश ने अपने परिजनों से इसकी रजामंदी तो ले ली थी, लेकिन रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने पुलिस में दहेज उत्पीड़न से लेकर मारपीट की शिकायत कर दी है। फरीदा ने रहमान की नई पाकिस्तानी पत्नी महविश पर जासूस होने का आरोप लगा दिया है। फिलहाल रहमान कुवैत में है और जल्द ही वो भी राजस्थान आने वाला है। उसकी वापसी के बाद इस मामले में और खुलासा हो पाएगा। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहाँ पर आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत की खबर मिल रही है। बारिश और नाले का पानी अचानक से बेसमेंट में भर आया, जिसकी वजह से 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी, जिसमें कई छात्र मौजूद बताए गए। दिल्ली सरकार ने फिलहाल मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकारी सिस्टम ने 3 छात्रों की हत्या की है। ये मौत नहीं, ये हत्या है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ छात्रों का प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत की खबर मिल रही है। 3 साल से यहाँ यही चीज हो रहा है। 10 मिनट बारिश होती है, दिल्ली में बाढ़ आ जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे एमसीडी का कोई मेंबर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ना कोई जवाब देने के लिए। गम और गुस्से के साथ नारेबाजी कर रहा हर छात्र यही सवाल पूछ रहा है, दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने के लिए जिम्मेदार कौन है? हर जुबान पर बस एक ही सवाल है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की मौत का कसूरवार कौन है? आखिर किसकी लापरवाही से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में महज 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया और कई छात्रों को जान गंवानी पड़ी? छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती से इन छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी? ऐसे तमाम सवालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है और उंगली दिल्ली की केजरीवाल सरकार से लेकर एमसीडी पर उठ रहे थे कि तभी सवालों के तूफान को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। मुख्य सचिव को इस जांच के 24 घंटे के भीतर प्राथमिक रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया। बावजूद इसके दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे पर सियासत पूरी तरह गर्मा गई। स्वाति मालीवाल ने हादसे की जवाबदेही तय किए जाने की मांग कर दी, तो वहीं बीजेपी हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। बीजेपी का कहना है कि ये साफ तौर पर नालों की सफाई न होने के कारण हुई दुर्घटना है। जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। स्थानीय लोग बार बार 1 सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है, ये आपराधिक लापरवाही है। बीजेपी दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को मरने के लिए उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया? आखिर नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? आखिर 3 मिनट में 12 फीट तक जानलेवा जल भराव कैसे हो गया? हादसे के बाद सवालों के कटघरे में घिरी आम आदमी पार्टी सफाई पेश करते नहीं थक रही।